मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो मेन चीज़ होती है वो है प्रोग्रेसिव वीकनेस, जो आहिस्ता आहिस्ता या किसी किसी केस में बहुत तेज़ी से जो ये वीकनेस है वो एज के साथ या टाइम के साथ बढ़ती रहती है, और जो मसल्स है उनकी वीकनेस भी बढ़ती रहती है। तो एक तरह से जो वीकनेस होती है मसल्स में, उसका बढ़ते रहना, टाइम के साथ बढ़ते रहना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वीकनेस जो है बढ़ती चली जाएगी, और इसी को जो है प्रोग्रेसिव वीकनेस कहते हैं। तो जब आपको टाइम के साथ साथ वीकनेस आपकी मसल्स में बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो मसल्स हैं वहाँ से श्रिंक हो रही हैं, वो जो है कम हो रही हैं। उसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में या पूरा आपका जो एक तरह से हेल्थ है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है इस प्रॉब्लम में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एबनॉर्मल जीन्स की वजह से होती है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। कुछ जीन्स ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन होता है जो मसल्स की प्रोडक्शन के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब ये जीन्स जो इस प्रोटीन को बनाते हैं, जब उसके अंदर किसी भी तरह का डिफेक्ट आता है, कोई भी चेंज आता है, कोई म्यूटेशन होता है, तो उसी से जो ये है प्रॉब्लम होती है। जनरली जो है ज़्यादातर केस में जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड का मतलब फैमिली में ये चलती है, किसी न किसी भी दूसरे मेंबर को फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आने वाली जनरेशन में जो बच्चे होंगे या टीनेजर होंगे उनमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर केस जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, और ख़ास तौर से जो डीएमडी होता है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में आ जाते हैं। 2 या 3 साल की जब एज होती है बच्चे में, तो उसी टाइम में जो ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसी होती हैं जिसमें सिम्टम्स जो है टीनेजर में, ये 20s में या मिड 20s में दिखाई देते हैं। 24, 25, 23 साल की एज में इस तरह के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। डीएमडी में जो है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होता है, उसमें जो सिम्टम्स होंगे बच्चे में, और जनरली जो डीएमडी होती है वो बच्चों में ही होती है, और बच्चों में भी जो मेल्स होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उनमें ये जो प्रॉब्लम है हो जाती है। फीमेल जो है वो कैरियर का काम करती है, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में इस बीमारी को अपने बच्चे को दे सकती है। तो अगर हम डीएमडी, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स की बात करें तो पहला सिम्टम तो यही है कि अगर किसी छोटे बच्चे को 2 से 3 साल या 4 साल की एज में अगर किसी को इस तरह के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के या मसल्स वीकनेस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो उसको हम पहचान सकते हैं कि ये जो इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो डीएमडी है। डीएमडी वाले बच्चे को जो परेशानी होती है, जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो चलते चलते गिर जाना। ऐसा बच्चा जो जिसके क्योंकि मसल्स वीक होने लगती हैं उसकी, तो मसल्स जो है बॉडी का जो वेट होता है, ख़ास तौर से जो टांगों की जो मसल्स होती हैं, वो जो बॉडी का वेट होता है उसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती, उसको सपोर्ट नहीं कर पाती। और बच्चा कहीं पर भी अगर ज़ोर पड़ेगा या थोड़ा ऊंचा नीचा होगा या कहीं पर भी उसको एकदम से झटका लगेगा, जर्क लगेगा, तो बच्चा एकदम से गिर जाएगा। तो ये एक सिम्टम होता है डीएमडी का, कि चलते चलते बच्चे का गिर जाना। और जिस बच्चे में डीएमडी की प्रॉब्लम होती है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, उसमें ये खास तौर से देखा गया है कि बच्चा जो है चलते चलते गिर जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है बच्चे का उठने में परेशानी होना। एक बार बच्चा अगर नीचे बैठ गया या वो गिर गया, वो दोबारा जब उठने की कोशिश करेगा तो उसको उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अपने आप जो है वो नहीं उठ पाएगा, या तो वो सपोर्ट लेगा, या तो वो अपने हाथ जो है ज़मीन पे रखेगा, या अपने जो घुटने होते हैं उसके ऊपर वो अपने हाथ रखेगा, और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मुश्किल से वो उठ पाएगा। तो इसको कहते हैं राइजिंग डिफ़िकल्टी, मतलब बच्चे को उठने में परेशानी होना। ये दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। बच्चे में चलते चलते गिर जाना और बैठ के जब वो उठता है तो उसको उठने में परेशानी होना, ये जो सिम्टम्स होते हैं ये डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ही सिम्टम्स हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है डीएमडी का वो ये कि बच्चे को भागने में और कूदने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस तरह के बच्चे जो होते हैं जिनको डीएमडी की प्रॉब्लम होती है वो भाग नहीं सकते और कूद नहीं सकते। अगर वो भागने की कोशिश करेंगे या जंप करने की कोशिश करेंगे
तो इस तरह के बच्चे जो है वहाँ पर गिर जाएंगे और उनको हो सकता है चोट भी लग जाए या कोई दूसरी जो है फ्रैक्चर भी उसको हो सकता है। तो ये तीसरा जो सिम्टम है कि बच्चे को भागने में और कूदने में परेशानी होना। फोर्थ जो सिम्टम है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है डीएमडी का, वो बच्चे का अपने टो के ऊपर चलना, पंजे के ऊपर चलना। जिन बच्चों को डीएमडी होती है और वो अपनी एड़ी उठाकर चलते हैं, अपने पंजे के ऊपर चलते हैं, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वहाँ की वीक हो जाती हैं, तो पूरा जो पंजा है वो रख नहीं पाते। मसल्स जो है वहाँ पर शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है मसल्स में। तो उसकी वजह से जब बच्चा पूरा पंजा रख के चलता है तो उसको परेशानी होती है, उसको दर्द होता है, उसको स्टिफनेस होती है। तो इस वजह से वो अपने आराम की वजह से बच्चा जो है अपने पंजे के ऊपर चलने लगता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डीएमडी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, वो है जो काफ मसल्स होती हैं, जो टांग होती है पीछे की साइड में, घुटने के नीचे जो पीछे की साइड होती है, वहाँ पर जहाँ पर मांस या मसल्स ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह के डीएमडी के जो बच्चे होते हैं वहाँ की मसल्स जो हैं ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं, वह एनलार्ज हो जाती हैं, साइज़ में बड़ी हो जाती हैं और वो हार्ड हो जाती हैं। आपने देखा होगा जिन डीएमडी जो बच्चों को डीएमडी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उनकी जो काफ मसल है वो एनलार्ज हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। नेक्स्ट जो सिम्टम है डीएमडी का, वो है पेन इन मसल्स एंड स्टिफनेस। जो मांसपेशी होती हैं क्योंकि वो वीक हो जाती हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है बच्चे को। ये सिम्टम सभी बच्चों में नहीं होते, किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा। किसी बच्चे में पेन जो है कम होता है, दर्द कम होता है, कुछ बच्चों में जो है ये पेन की प्रॉब्लम और स्टिफनेस, जकड़न की प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ दूसरे सिम्टम्स भी डीएमडी के जो चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, उसमें होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, वो जो है अपना जो भी वर्किंग जो उसकी होती है, स्कूल की पढ़ाई हुई या दूसरी लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं, वो पूरी तरह से नहीं कर पाता। उसकी जो मेंटल जो पावर होती है वो कम होने लगती है। लेकिन ये सभी बच्चों में इस तरह से नहीं होता। कुछ बच्चे जो है उनका जो जिनको डीएमडी होती है उनका माइंड जो होता है बहुत शार्प भी होता है। लेकिन कुछ बच्चों में जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनको पढ़ने लिखने में, काम करने में जो है परेशानी होती है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट या जिसको हम लास्ट सिम्टम कह सकते, ये सिम्टम भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो विकास जिसको हम कह सकते हैं, ग्रोथ जिसको हम कह सकते हैं, वो रुक जाती है। क्योंकि जब मसल्स ग्रो नहीं होंगी तो बच्चे की जो बॉडी है वो भी ग्रो नहीं होगी, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं डीएमडी के। इन सिम्टम्स को अगर आप कंबाइन कर लेंगे, किसी बच्चे में देख लेंगे, अगर 3-4 या 2 या 3 सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब 95% चांसेस हैं कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसके अलावा उसकी जांच भी कर सकते हैं। सीपीके की एक जांच होती है जिससे पता चल जाता है कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं। उसके अलावा जो है मसल बायोप्सी से भी पता चल जाता है। उसके अलावा जेनेटिक टेस्ट भी होता है जिससे पता चल जाता है कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो अगर आप इस तरह के सिम्टम्स बच्चे में देखते हैं तो आप उसका सीपीके जांच करा सकते हैं। सीपीके का जो लेवल है अगर वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा तो उसको जो है पता चल जाएगा कि बच्चे को जो है मसल्स में उसके प्रॉब्लम है और उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ दूसरे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बताऊंगा। डीएमडी से मिलती जुलती एक दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है जिसको कहते हैं बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बीएमडी और डीएमडी। तो बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो सिम्टम्स होते हैं वो मोर और लेस जो है एक जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जो इनमें फ़र्क होता है वो ये है कि जो बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें जो वीकनेस जो होती है वो स्लो स्पीड से बढ़ती है। अगर हम कंपेयर करें दोनों को, डीएमडी और बीएमडी के पेशेंट को, तो जो बीएमडी का जो पेशेंट होगा उसमें जो वीकनेस है वो आहिस्ता बढ़ेगी, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी कि डीएमडी के पेशेंट में बढ़ती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यह है कि बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है टीनेजर्स में होता है। 20 साल के बाद जो है इस तरह की प्रॉब्लम होती है और ये स्लो प्रोग्रेसिव होती है। जो डीएमडी होता है उसके मुकाबले जो प्रॉब्लम होती है ये स्लो प्रोग्रेस करती है। इसके अलावा और भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं जैसे मायोटोनिक, एफएसएचडी, फैसियो स्कैपुला ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके अलावा जो दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो है कॉन्जेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी,
और लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसके अलावा भी कुछ दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती हैं, तो करीब करीब 10 तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हैं और सभी के बीच में जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। एज ग्रुप किस एज ग्रुप में होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी जो वीकनेस की जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या होती है, इसके हिसाब से जो है हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको होता है उसको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, उसको क्या क्या आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वैसे तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी सेक्स को हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, लेकिन मेल में होने के या लड़कों में होने के या जेंट्स में होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू दी फीमेल्स। और जो डीएमडी होता है वो तो ज़्यादातर जो है बॉयज़ में होता है और जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको डीएमडी की प्रॉब्लम होती है। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो पहली चीज़ तो है चलने में परेशानी होना। जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है या डीएमडी है वो उनको चलने में परेशानी होती है, वो प्रॉपरली जो है वॉक नहीं कर पाते, वो चल नहीं पाते। लेकिन इसके अलावा जो आगे चल के जो और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको होती है आगे चल के और डीएमडी जिसको होती है तो उसको आगे चलकर जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो भी इसमें वीक होती हैं, तो हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है वो भी वीक हो जाती है। वो भी प्रॉपर जो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, जिससे उसको सांस लेने में परेशानी होती है। जो लंग्स की जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिससे भी सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा खाने में परेशानी होना, जो हमारी जो फूड पाइप होती है, ऑइसोफेगस होता है, उसका जो मसल्स होती हैं वो भी वीक होने लगती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो निगलने में या खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिर जो स्पाइन होता है उसका मुड़ जाना, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो मुड़ जाती है, उसमें एक तरह का कर्व आ जाता है। जो मसल्स हड्डी को स्ट्रेट करके रखती हैं वो मसल्स जब बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी तो हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी होती है, जो स्पाइन होती है, जो बैकबोन होती है, वो स्ट्रेट नहीं रह पाती और उसमें जो है कर्व आने लगता है, वो मुड़ जाती है। और ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जिन बच्चों में या जिन एडल्ट्स में। जनरली जो डीएमडी के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो स्पाइन होता है वो मुड़ जाता है या उसमें कर्व आ जाता है। ये जब सब कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो बच्चा जो है खड़े होने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, अपना बॉडी जो है अपना वेट नहीं उठा पाती और बच्चा जो है पूरी तरह से व्हील चेयर पर आ जाता है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, सांस लेने में परेशानी, खाना खाने में परेशानी, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे को या बड़े को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसको हम किस तरह से उसकी जो प्रोग्रेस है उसको कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं या उसमें के अंदर इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन में जो है बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं जिनसे हम इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, उसमें बहुत अच्छी तरह से उसको रोक भी सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट भी हम ला सकते हैं। तो होम्योपैथिक में इस तरह की बहुत सी मिनरल मेडिसिन या दूसरी मेडिसिन आती हैं, डाइल्यूशंस, मदर टिंचर्स दिए जाते हैं। लेकिन ये जो है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन और रेमेडीज़ है उसको बहुत ही हिसाब से सेलेक्ट करके दिया जाता है। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है फैमिली में, आपके घर में या किसी नोइंग पर्सन को, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर उसके सॉल्यूशन के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।